बहुत कुछ अब निर्णायक होता हुआ। डी राजा जी, सबसे पहले तो आपसे ये कि शुरुआत में जब जेएमएम और कांग्रेस से बातचीत हो रही थी, यहाँ पर जब बोल रहे थे कि ये शुरुआती रुझान है जो बहुत ही जल्द खत्म होगा और देखिएगा ये आंकड़ा 12 से 15 हजार का रहने वाला है, जीत का मार्जिन कम से कम 15 से 17 हजार का रहेगा, और वही ट्रेंड अब तक सामने आ रहा है। देखिए, जो लोग वहाँ चुनाव में जाकर जिन्होंने जमीन पे काम किया और जो जनता की नब्ज समझना जानते हैं और वहाँ के लोग क्या सोचते हैं वोटर्स, वो अगर समझ जाइए तो आपको आंकड़ा कहने का एक समझ में आ जाता है। कोई एग्जैक्ट तो बताना थोड़ा मुश्किल होता है अगर प्रोफेशनल आप नहीं है, लेकिन जो लोग राजनीति में हैं और अगर आदत है काम करने की, एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा समझ में आता है। मैंने 3 राउंड में बोला था कि आप निश्चित रहिए, अभी बहुत ज़्यादा बकाने की जरूरत नहीं है, ना उत्साहित होने की जरूरत है, क्योंकि ये रिजल्ट क्या होने वाला मैं पता था। मैं फिर आपको बताऊंगा, चुनाव में मैंने कुछ दिन वहाँ काम करने का मौका मिला और जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में जाकर क्या उनकी मंशा है, क्या सोच रखते हैं नेताओं के बारे में जानने का प्रयास किया। सभी पार्टी कार्यकर्ता मेहनत करते हैं, लेकिन 8-9 राउंड तक ऐसा लग नहीं रहा था जो शुरुआत हमें तो लग रहा था। हमने बोला आपके चैनल में, आप देखिए कुछ देर पहले मैं जब आया तुरंत मैंने बैठा ही था, बहुत काफी पीछे चल रहे थे, मैंने बोला रुक जाइए कुछ देर रुकिए, आप देखिएगा। मुझे पता था डुमरी में कहीं ना कहीं पीछे जाएंगे। नवाडी वगैरह आते ही मैं नवाडी के एक सीएम साहब के सभा में था, क्या भीड़ थी वहाँ, और हम लोग जब वहाँ भाषण चल रहा था तो अपने भाषण के बाद नीचे घूमने पीछे टहल रहे थे और लोगों से बात करने का प्रयास किया था। उसी मैदान में सभा थी जहाँ की कभी नक्सलों का जमवाड़ा हुआ करता था और सारे लोग कहीं ना कहीं मुख्य धारा से बाहर थे, आज मुख्य धारा में है। तो बहुत लोगों से वहाँ चर्चा है कि मुझे समझ में आ गया था कि चुनाव कोई हरा नहीं सकता। और मैंने जिनके सीएम साहब से जहां जहां मुलाकात हुई, अपनी पार्टी जिन्होंने मुझे भेजा था अध्यक्ष को, मैंने बताया भी कि बस ये चुनाव हारने वाले नहीं है। आज भी जगन्नाथ महतो की काम, उनकी खुशबू, उनकी जो कटिबद्धता थी जनता की ओर, डुमरी की जनता की ओर, देखा गया। उन्होंने आखिरी सांस जनता के काम को करते हुए, मुझे सलाम है ऐसे कॉमरेड को, ऐसे नेता को, और उनके सम्मान देने का जनता काम कर रही है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मनोज जी, ये शुरू से कहा जाता रहा कि जेएमएम की परंपरागत सीट है और यहाँ पर जगन्नाथ महतो को अगर पिछले 4 बार से आप देखें 2005 के से लगातार अगर उन्हें जनता सिरमौर बना रही थी, अगर उन पर भरोसा जता रही थी, तो कुछ ना कुछ तो रहा होगा। और यहाँ पर बहुत मुश्किल था एनडीए को यहाँ पर सेंध लगाना, इसके लिए एकजुट भी हुआ एनडीए, लेकिन क्या कुछ वजह रह गई? शुरुआत में तो लगा कि शायद पासा पलट सकता है इस बार, लेकिन अब जो स्थिति सामने है बहुत मुश्किल। नहीं, देखिए, ये तो जनता का जो आशीर्वाद है, जनता का जो डिसीजन है, जनता जो सुनाएगी परिणाम, उसको तो स्वीकार करना होगा। लेकिन आपको उसी के बीच में एक वैचारिक जो है सोच भी अपनी खड़ी करनी होगी ना। ये मैं बार बार ये इस पैनल में 2-3 बार ये कहा कि सरकार है और कांग्रेस के दल या गठबंधन है, किसी के इतराने और खुश होने की ये बड़ी बात नहीं है। ये स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी, और जिसको आप कह रही हैं ना, ये उनके विकास का भी वोट नहीं है ये। और चलिए हम ये कंप्लीट करेंगे मनोज जी, हम सुनाते हैं। बेबी देवी हमारे साथ जुड़ी हुई है न्यूज़ 11 भारत से। सहयोगी श्रीकांत ने उनसे बातचीत की है। ये जो अब तक ट्रेंड आया, क्या बेबी देवी वो यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और लीड जो है वो एक अच्छी बढ़त ली है। और कुल मिलाकर क्या कहेंगी जनता को, क्या कहेंगी? तो देखिए, इंडिया गठबंधन से जो झामुमो से प्रत्याशी थी स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की जो धर्म पत्नी, वो यहाँ पर आ चुकी हैं। वो लगातार यहाँ पर आ गई हैं और वो सीधे पहुँच चुकी हैं मतदान केंद्र पर, जहाँ पर मतगणना सेंटर है। क्या कहेंगे मैडम? मैडम एक मिनट, जीत रही है, क्या कहेंगी? डुमरी के लोग क्या कहेंगे जगन्नाथ जी? डुमरी की जनता को क्या कहेंगे? आराम से बोलने दीजिए, सब आने शुरू हो गए हैं। बेबी जी, अरे बोलने दीजिए। हाँ, जीत है, जनता की जीत है। आपने कहा जगन्नाथ बाबू के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने जो काम किया, हाँ, तो वो अपना काम किया है, वो अधूरा काम है, इससे सपना पूरा हम करेंगे। आपने कहा था कि अनुमंडल जो है मेरे पति जो रहा था उन्होंने बनाया था, जिला मैं बनाऊंगा, उसके बारे में बाद में अभी भी कई राउंड अब तो बेबी जी आप कॉन्फिडेंस नजर आ रहे हैं। 8,000 से लीड, ज्यादा लीड होता है। आगे बढ़ने दीजिए, बढ़ते दीजिए भैया प्लीज, जनता को क्या कहना चाहेंगे? रुक जाइए, रुक जाइए।
सुना आपने, उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने सपने देखे थे जो अधूरे रह गए अब वो उन्हें पूरा करेंगे। हालांकि देखिए बिल्कुल मंझे हुए राजनीतिज्ञ की तरह बात फिलहाल नहीं कर पाती, क्योंकि अचानक से ऐसा कुछ हुआ, निधन हुआ जगन्नाथ महतो का, और फिर उन्हें ये पारी संभालनी पड़ रही है। एक नई पारी, नई जिम्मेदारी बेबी देवी के लिए मंत्री बनाई गई, और उसके बाद ये चुनाव उनके सामने, और चुनाव में अब निर्णायक भूमिका सामने आ रही है। निर्णायक अब जीत की ओर ही, और ये फैसला बहुत जल्द अब सामने होगा। 20वें राउंड के बाद 10,000 से ज्यादा वोटों से आगे है। बीजेपी से सवाल ये जरूर पूछा जाएगा अविनेश जी, मुझे लगता है कि ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि हाथ मिलाया, साथ दिया, लेकिन ये अग्नि परीक्षा बाबूलाल मरांडी के लिए भी थी। प्रदेश अध्यक्ष बने और उसके बाद ये पहला चुनाव उनके सामने, भले ये उपचुनाव था, लेकिन अब शिकस्त सामने। देखिए, बाबूलाल मरांडी जी के लिए अग्नि परीक्षा का विषय नहीं है, ये उपचुनाव था। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि सभी दल इसे एक लिटमस के तौर पर देख रहे हैं। सामने 2024 है। 2024 तो भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ जीतेगी, और श्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वह देश में आप देख ही रहे हैं किस तरीके से छाया हुआ है, इसमें कोई दो मत है ही नहीं। तो अभी मैं देख रहा था, बड़ी सरल सहज मातृशक्ति है ये, लेकिन मेरा ये सरकार पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है कि इतनी सभ्य और संस्कारित एक गांव की महिला को जिस तरीके से एक मद निषेध का, शराब का मंत्रालय दे दिया गया है, ये सरकार के अच्छे लक्षण नहीं है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। नहीं, मुझे लगता है अभी सरकार के लक्षणों और उससे ज्यादा जाएगा ना, क्यों नहीं जाएगा? मुख्य मुद्दा ये है सर कि हम कहाँ पीछे रह गए। देखिए, मुद्दा सीधा, ये उपचुनाव है। हाँ। पूर्व में ही सब विषय लगभग आ चुके हैं। हाँ। जगन्नाथ दा दिवंगत नेता हैं, और उनके गुजरने के बाद चुनाव के पहले ही इनको मंत्री भी बना दिया गया। तो स्वाभाविक रूप से एक जनता में एक राजनीतिक जो वायुमंडल था, सरकार अपना पहले से बना रही थी। जो लब्बो लुभाव होता है, लोक लुभावन जो घोषणा होता है, वो तो कर रही थी। झारखंड की जनता ऐसे ही बहुत भोली भाली है, इसमें कोई दो मत नहीं है, बहुत ही भोली भाली है। उसी का परिणाम है कि आज हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भोली है क्योंकि आपको वोट नहीं मिले। सुनिए, आज यहाँ इतनी भोली भाली है कि आज 10,000 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला करने वाला मुख्यमंत्री शासन में है, फिर भी जनता बर्दाश्त कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि ये जो जनमत संग्रह है, ये जो यहाँ पर जीत हुई है, ये पूरे सरकार के लिए जनमत संग्रह नहीं है। आने वाला 2024 यहाँ की जनता जीतेगी, भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ नेतृत्व संभालेगी, क्योंकि और तब ये जनता झारखंड भोली नहीं प्रदेश रहेगी। भारतीय जनता पार्टी का देन है। हाँ, नहीं, अगर जब बीजेपी चुनकर आएगी तब जनता भोली नहीं रहेगी अविनेश जी। अभी अगर ये इस रिजल्ट पे आप ये कह रहे हैं, राजा जी कुछ कहना चाहते इतना हैं? काम करने के बाद भी अगर जनता ने, हाँ। देखिए अभी क्या है कि सही बोला, झारखंड की जनता बहुत भोली भाली, तब 18 साल तक आपने लूटा, अरे चूसा, आप भी लूटे हैं भाई, मधुपुरा सरकार में अजय माता जी आते थे, अटैची लेकर जाते आज थे। के दिन कुछ दिन में किसी से छुपा हुआ नहीं है। 12,000 करोड़ का घोटाला हुआ उसमें। कुछ और थे। कांग्रेस पार्टी ने एक अभी विधायक को निर्दलीय को यहाँ जैसे आपका मुख्यमंत्री डब्बा बना दिया गोल था। हुआ, जनता ने जवाब दिया, आपके सुर बदल गए कि जनमत संग्रह नहीं। कुछ देर पहले आप ही लोग बोल रहे थे भैया मेरे कि पूरे झारखंड का माहौल और पता चल जाएगा, और आने वाले चुनाव में इससे पता चलेगा क्या रुझान रहेंगे, और तुरंत बदल गए। नहीं, एक दल नहीं, दोनों दलों की कैंपेन की बात नहीं है, उसका जवाब है, बदलने की बात नहीं है। मैं यहाँ के जनमानस की बात बोल रहा हूँ, आपसे बात यहाँ के जातीय समुदाय की बात को मंत्रालय मिल गया। बिल्कुल, अरे प्रासंगिक मुद्दों पे यही बिल्कुल। आज शराब घोटाला में, आज झारखंड शराब घोटाला के दौर से गुजर रहा है, आज यहाँ देखिएगा आने वाला समय में क्यों ढकेल रहे हैं? 2 IAS फिर जेल जाने वाले हैं। मिल रहा है। अरे ये आज सर देखिए, ये होना भी चाहिए। मेरी बात सिर्फ मैं एक छोटी सी बात सुन लीजिए, छोटी सी बात सुन लीजिए। आप शराब घोटाले का तर्क दे रहे हैं। सरयू राय अभी एक दिन पहले उन्होंने कहा है कि इतने लोगों पर अगर कार्रवाई हो रही है, फिर रघुवर दास के कार्यकाल में जो हुआ उसकी जांच क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, देखिए, न्यायालय जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। हम इसमें पीछे नहीं हटने वाले हैं। कुछ भी बार-बार कहते हैं कि आप उम्मीद ना करें, जो भी नेता अपना विषय लाते हैं, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको बोलने का प्रश्न है, लोकतंत्र में सबको अपना विषय रखने का हक है, रखना ही चाहिए। सरयू राय जी ने रखे। काम न्यायपालिका का है, माननीय न्यायालय जो भी निर्णय देगा, जांच करेगी, दूध का दूध, पानी का पानी आना चाहिए जनता के सामने। चलिए, ये जांच का विषय है। आजसू को क्या लगता है कि हाथ भी मिलाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, एक मलाल कहीं रहेगा क्या? नहीं, मलाल नहीं रहेगा। ये जो लड़ाई है, आपको इस जीत के पीछे जो है, इस सरकार का तंत्र भी है, सरकार का धन भी है, और
ये दोनों मिलने के बाद जो है स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी का जो है सहानुभूति भी है। ये सारे चीजों को मिला करके ये छोटी जीत आपको दिखाई दे रही है, जीत की तरफ ये बढ़ रही है बेबी देवी। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकती हैं, क्योंकि आपने पिछले ये पूरे चुनाव को आपने देखा, एन के प्रकार जो है जीतने के लिए सारे तंत्र को एक कर दिया गया था। और मैं कहता हूं कि ये फेयर इलेक्शन की तरफ ये डुमरी उपचुनाव नहीं था। मौके मौके पर बातें आई, मीडिया में भी बातें आई, सब लोग ये बात जानते हैं। ये भी बड़ा दिलचस्प है, लेकिन आजकल के राजनीति की ये मेरा पर्सनल मैं कह रही हूँ राजा जी, शायद आप भी मेरी बातों से इत्तेफाक और आप सब रखेंगे, मैं अकेली नहीं। और देखिए पहले तो ये बता दूं कि 21वें राउंड की काउंटिंग हो चुकी है और 21वें राउंड के बाद क्या नतीजे हैं वो फिगर मैं बताती हूँ। जेएमएम अभी भी आके, यानी अब ये निर्णायक हो चुका है। जेएमएम यहां से, यानी कि डुमरी उपचुनाव जेएमएम के पक्ष में गया है। देखिए 11,453 वोटों से आगे हो गई है जेएमएम प्रत्याशी। और राजा जी मैं ये कह रही थी, जो चुनाव जीतने की बात हो रही थी, मैं थोड़ा पिछले जाऊंगा कि रघुवर जी भाजपा सरकार में सारे चुनाव हमने जीते थे। हाँ, पिछली बार सरकार बनने के बाद से इनका चेहरा सामने आया था। जनता ने उस समय इनको नकार दिया था और पिछला 4 उपचुनाव और 1 उपचुनाव छोड़ के इतने सालों में सारा चुनाव हमने जीता है। लास्ट उपचुनाव में आपने चूल्हा प्रमुख वगैरह शगुफा छोड़ा, काट के अंडी चढ़ाई, जो कि पूरा हो गया। देखिए कल खुल गई, सामने आ गया रिजल्ट। और मैं तो पहले से बोल रहा चुनाव जीतने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ अभी इस वक्त राकेश जुड़ रहे हैं और उनके साथ मंत्री मिथिलेश ठाकुर जुड़े हुए हैं। राकेश, नहीं बिल्कुल, देखिए सीधे मंत्री जी से ये जुड़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मंत्री जी, एक बड़ी जीत की तरफ आप लोग बढ़ते हुए अब बस 2-3 राउंड ही रह गए। देखिए, मैं तो सबसे पहले आपके माध्यम से डुमरी विधानसभा की पूरी जनता को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद दूंगा, उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने सही समय पर सही निर्णय डुमरी की जनता ने लिया है और किसी भी छलावे में नहीं आई डुमरी की जनता। किसी भी झूठ फरेब और जो धन बल का वहाँ खेल हुआ विपक्ष की तरफ से, वो सबसे ऊपर उठकर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के कार्यों पर मुहर लगाने का काम किया, उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया। और जो झारखंड में जो आज माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में जो गठबंधन की सरकार चल रही है, उसने जो माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी ने जिस तरह से अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके, गांव टोलों को लक्ष्य करके विकास की योजना धरातल पर उतारी है, जन जन को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने का काम किया गया है इस सरकार में। इन सभी को का आकलन करके और जनता ने जो लोकतंत्र में जनता का सबसे बड़ा एक अधिकार होता है, उसका उपयोग करते हुए और सारी वैसी ताकतों को एक मुंहतोड़ जवाब दिया है जो जनता को जाति में, धर्म में बांटकर, पैसों में तौलकर उनका वोट खरीदना चाहती है। उन सारी ताकतों को एक करारा तमाचा जनता ने लगाने का काम किया है। मंत्री जी, जो मैंडेट मिले हैं और जिस तरह का ट्रेंड है, अभी आप 11,000 समथिंग से आप लीड कर रहे हैं, तो इसी तरीके की मैंडेट का उम्मीद था या फिर आपको लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज वहां कम हुआ तो थोड़ा असर पड़ गया यहाँ? देखिए, थोड़ा बारिश का भी ये रहा कि बारिश भी वोट के दिन बारिश भी आई, फिर भी मतदाता काफ़ी संख्या में निकले और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। हमें उम्मीद थी कि हम 20,000 से अधिक वोटों से हम चुनाव जीतेंगे, जो सच्चाई थी। लेकिन अगर मतों का प्रतिशत बढ़ता तो ये हमारा जो आकलन था वो सही होता। और अभी भी बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छे मार्जिन से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। अभी 4 राउंड की गिनती बाकी है और हम लोग लगभग मुझे लगता है कि 15,000 वोट से अभी आगे हैं। हमारे उम्मीद के अनुरूप जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, चाहे वो भाजपा के बड़े नेता हों, 3 पूर्व मुख्यमंत्री लगे हुए थे। आजसू प्रमुख सुदेश महतो गली गली छान रहे थे और दोनों के, बाबूलाल जी का भी और सुदेश महतो जी की भी, का भी अस्तित्व का ये प्रश्न बन गया था, क्योंकि दोनों ने अलग अलग भी रहकर देख लिया। अब इनकी महत्वाकांक्षा है कि हम एक की महत्वाकांक्षा है बाबूलाल जी की कि हम तो अपने पार्टी के बदौलत हम नहीं बन पाए मुख्यमंत्री, अब फिर से
उसी दल का दामन थामा है जिस दल को पानी पी पी कर गाली देते थे और उन्हें वो दल गाली देता था। आज फिर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, जनता से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। ये तो इंडिया अलायंस की भी तो जीत है ना, पहला अलायंस बना और आप जीत गए। ये शुरुआत है इंडिया अलायंस की, और जिस तरह की बौखलाहट है, चाहे वो राज्य के हमारे विपक्षी लोग हों या देश के विपक्ष के लोग हों, जो बौखलाहट है इंडिया से, अब इंडिया से जिस तरह का डर हो गया है वो तो परिलक्षित है, तो आम जनता जान गई है। और इंडिया के ये जीत की शुरुआत हो चुकी है और ये सिलसिला अब थमने वाला नहीं है। 2024 में देखेंगे कि जो लोग फिक्रा परस्त ताकते हैं, जो इस तरह से जनता को, हमारे देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, देश के लोकतंत्र को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं, उन्हें जनता मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। और अब जनता किसी छलावे में नहीं आएगी, जनता विकास के नाम पर, अपने हक अधिकार के नाम पर मतदान करेगी और वैसी ताकतें अब पूरी तरह से नेस्तनाबूद होगी। जेएमएम का भी काफी कुछ दाव पर था, आपने मधुपुर पार्ट 2 यहाँ एक्सपेरिमेंट किया, पहले मंत्री बना दिया, तो कई सारी चीजें दाव पर थी इस चुनाव में। देखिए, हम जनबल पर विश्वास रखते हैं, जनता पर हमारा भरोसा रहता है और माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत सोच समझ कर जिम्मेदारी सौंपी थी। माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से स्वर्गीय जगन्नाथ झा, जो एक झारखंड आंदोलनकारी रहे, 1932 के खतियान के लिए उन्होंने अपना सारी ऊर्जा लगाई। बीमार रहते हुए भी जब हम लोगों ने विधानसभा से 1932 का खतियान का विधेयक पारित करवाया था, उस समय बीमार रहते हुए भी उनकी खुशी देखते बनती थी। उस समय उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, सभी को सम्मानित किया। तो आज उन्हें एक श्रद्धांजलि दी गई थी हमारे माननीय हेमंत सोरेन जी की तरफ से, और उन्हें डुमरी की जनता पर पूरा भरोसा था कि डुमरी की जनता जरूर से बेबी देवी जी को, चाहे वो मंत्री रहें नहीं रहें, उनको अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजेगी। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को एक श्रद्धांजलि देने का काम करेगी। और राज्य में जो आज सरकार जनता ने बनाया था 2019 में, और जिस उम्मीद से राज्य की जनता ने सरकार का गठन करवाया था, उस पर मुहर लगाने का काम करेगी डुमरी की जनता। इसीलिए उन्हें अग्रिम रूप से उन्हें मंत्री पद से सुशोभित किया गया था। और मैं बार बार डुमरी की जनता को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत उनका धन्यवाद देना चाहूँगा, आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री पर भरोसा जताया और अपने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को, जिनको 4 बार वहाँ की जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना था, उन्हें उनकी पत्नी को फिर से मौका देकर जो अधूरे कार्य उनके रह गए, देखिए, धन्यवाद कहा है मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने और साधुवाद भी किया है डुमरी की जनता को। और ये कह रहे हैं कि ये एक्सपेक्टेड था, वो जानते थे कि जो काम जगन्नाथ महतो ने किया है और जब उनका निधन हुआ तो डुमरी की जनता उन्हें श्रद्धांजलि देगी कुछ इस तरह से। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मंत्री मिथिलेश ठाकुर का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो जेएमएम का देखिए ये गढ़ रहा है डुमरी, परंपरागत सीट रही है, और ये कहा जाता रहा है कि यहां पर लोगों ने जगन्नाथ महतो को वोट पार्टी देखकर नहीं किया, किसी संगठन देखकर नहीं किया, उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावी था, उनके व्यक्तित्व पर लोगों ने वोट दिया। और ये छवि देखिए उनके जाने के बाद भी वहां की जनता में ये दिख रहा है। और ये जो अब तक परिणाम सामने आए हैं, अब तक जो ट्रेंड सामने आए हैं कि 22वें राउंड के बाद 15,873 वोट से आगे चल रही हैं बेबी देवी। राजा जी, मैं ये कह रही थी उस वक्त ब्रेक पर, हम लोग ये सामने हमारा ब्रेकिंग था, उसके पहले मैं ये कह रही थी कि जिस तरह से ये कहा जाता रहा था कि एनडीए इस बार एकजुट है तो थोड़ी परेशानी हो सकती है, पूरा कुनबा वहां पर जुटा रहा। कहिए कि पूरा कैबिनेट ही उस वक्त कैंप कर रहा था जब कैंपेन चल रहा था। लेकिन इन सब के बीच कहीं एक छोटा सा डर था, एक थोड़ी सी शंका थी कि अगर हम कहीं भी जोर ना, थोड़ा सा भी चूक गए तो शायद ये भारी पड़ सकता है, हम चुनाव, हमारे ये जीत हमारे हाथ से फिसल सकती है। कुछ था ऐसा, क्योंकि आरोप लगे थे कि एनडीए कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया, बेवजह की छापेमारी की गई, धन बल का ये बेजा इस्तेमाल हुआ, कुछ ऐसा था क्या? देखिए, शुरू से ही विश्वास था कि जिस तरीके के नेता जगन्नाथ महतो थे और जैसे इस सरकार में जनता विश्वास लगातार जता रही है, मैं पता था चुनाव जीतेंगे। डर था कि कहीं रामगढ़ की तरह यहाँ भी कोई शगुआ छोड़ के धन बल के साथ, देखिए माफिया चुनाव लड़ रहे थे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिन सांसद महोदय को लगाया गया था वो कोई साधारण नेता नहीं, माफिया है, असली राजघराना वही है।
जिनको लगाएगा तो झोली भर भर के, थाले भर भर के, बोरे भर भर के पैसा लेके अगर आप यहाँ पर इस चैनल पर बैठकर अगर आप ये आरोप लगा रहे राजा जी, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए कि आपका ये पर्सनल बयान होगा और फिर इसके साथ फैक्ट्स भी होंगे आपके पास। मैं बता रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि पर्सनल बयान को और आप रिकॉर्ड कर ले कि जिस तरीके से धनबल का प्रयोग वहां किया जा रहा था, लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन फिर भी हम विचलित नहीं हूँ। मुझे वहां की जनता पे विश्वास था और मैं नमन करता हूँ वहां की जनता को जिन्होंने सच्चाई को समझा और जगन्नाथ महतो जी, स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि दी। देखिए, श्रद्धांजलि मिली, सच्चाई नहीं थी क्या आजसू और बीजेपी के पास? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इनसे कहूंगा, एक माननीय सांसद को माफिया ये बोल रहे हैं, हाँ, इसलिए ये झारखंड की जनता से माफी मांगे। अदरवाइज ये जनता देख भी रही है और इनके कैरेक्टर को, इनके चाल चरित्र को पहचानती भी है। इनसे बड़े शब्दों का प्रयोग कोई भी कर सकता है। सार्वजनिक मंचों पर बैठ के एक माननीय सांसद और इतने प्रतिष्ठित जन नेता को ये माफिया बोल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। खास करके तब ये उस पार्टी के प्रवक्ता हैं जिनका वीडियो अश्लील चालू हो रहा है, जो शराब माफिया में फंसे हुए, और हमारे माननीय सांसद को जो ये माफिया बता रहे हैं, कम से कम शर्म आनी चाहिए इनको। आप माफी मांगिए, आप इस झारखंड की जनता से माफी मांगिए, भटकाइए मत। अभी आप जाके वहाँ की जनता से माफी मांगिए, आपको जवाब मिल गया। डुमरी की जनता ने जो आशीर्वाद दिया सबके सामने, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन आप अपनी पहले कुछ और बदल रहा था, आप स्वर्गीय जगन्नाथ महतो पे टिप्पणी कर रहे थे। मैं फिर रिपीट करता हूँ, माफिया बैठ के चुनाव लड़वा रहे थे, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ चुनाव लड़वा रहे थे माफिया आपके बैठ के वहाँ पर। फिर रिपीट करता हूँ मैं, और कैसे सांसद को आप लोगों जो आगे पीछे बात को करने का हम जो बोलते हैं की चोट पे बोलते हैं, और फिर बोला मैंने इसी पर मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएगा। हम बोल रहे हैं ना कि आप देश की जब तक जेल में चला रहेगा, आना जाना बना रहेगा, बैठिए तो बोलिए, माननीय सांसद को माफिया कहिएगा, मुकदमा हो जाएगा, जेल चले जाएगा। इस बीच ये सब हमारी बातचीत के बीच अब ये आपको बता दें, ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, ये काउंटिंग खत्म हो गई है सर। हम सुनेंगे, हम सुनने के लिए बैठे हैं आपको। काउंटिंग बिल्कुल बिल्कुल मैं सुनूंगी सर, ये खबर तो आप देख लीजिए। काउंटिंग खत्म हो गई है, बेबी देवी की जीत हो चुकी है। जेएमएम की बेबी देवी ने डुमरी उपचुनाव जीत लिया है और ये फासला 15,000 से ज्यादा का है। शुरुआत में ही मुख्य मुकाबला कहा जा रहा था कि जेएमएम और आजसू के बीच, यानी आईएनडीआई और एनडीए के बीच, लेकिन देखिए साफ हो गया कि डुमरी के दंगल में किसने बाजी मारी है। स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की धर्मपत्नी बेबी देवी, जिन्हें पहले मंत्री बनाया गया, फिर वो चुनावी मैदान में आई और उसके बाद आज ये फैसला कि बेबी देवी जीत चुकी है डुमरी उपचुनाव। और इसी के साथ उपचुनाव में एक जीत की एक और कड़ी गठबंधन दलों के पास, सत्ता पक्ष के पास। आप देखिए, बेरमो की बात हो, मांडर की बात हो, दुमका की बात हो, मधुपुर की बात हो, अगर सिर्फ रामगढ़ को छोड़ दें तो ये तमाम उपचुनाव खाते में गए हैं, जो यूपीए गठबंधन था और अब जो आईएनडीआईए है इसके खाते में। और ये कहा था मुख्यमंत्री ने कि डुमरी उपचुनाव के साथ ही आईएनडीआईए की जीत की शुरुआत होगी, और ये जीत की शुरुआत हो चुकी है। अवनीश जी, आप कुछ कह रहे थे? मनोज जी, आप बताइए। हम तो उस समय ये पहले तो मैं बेबी देवी को अपने तरफ से बधाई दूंगा जी, और जनता का जो यही स्वस्थ परंपरा है सर, लोकतंत्र में देखिए जनता फैसला देती है, हम और आप कोई नहीं होते, सिरोधार्य है अभी, और उसे स्वीकार करना चाहिए। लोकतंत्र की सबसे खूबसूरती है यही है। लेकिन लोकतंत्र के मंच पर आकर के व्यक्तिगत टिप्पणी और अमर्यादित टिप्पणी, कम से कम संसदीय टिप्पणी नहीं करना चाहिए। खास करके वो व्यक्ति जो अपने आप को जो है राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता बोलता हो, दूसरे दलों को बहुत छोटा और ओछा समझता हो, तो आपकी भाषा और आपकी मर्यादा भी उसी लेवल के होना चाहिए। आप हंस रहे हैं, हल्के में ले रहे हैं, उसको हल्की बात बोल रहे हैं। राजा जी, कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं जो कहा, क्षमा मांगे सार्वजनिक तौर पर क्षमा मांगे। मैं आपकी बात गंभीरता से फिर सुन रहा था, लेकिन ऐसी बात आप करते मुझे हंसी आ जाती है। कुछ गंभीर बात कीजिए तो मैं नहीं हंसूंगा। चलिए, इन सब के बीच बीजेपी बड़ा वो एक ऐसे कंडीशन में है जहां उसके पास सोचने के लिए बहुत कुछ है। देखिए, अभी मैं देख रहा था, राजू महतो जी का एक वीडियो आया है, किस तरीके से पैसा बांट रहे हैं। अभी भाई साहब ने कहा, वो दोनों विषय आ गया मेरे पास, उसके प्रमाण के साथ हैं। और यशोदा देवी किस तरीके से रो रही है कि बूथ लूट रहा लोग। इन्होंने कहा कि किस तरीके से मिशनरी का दुरुपयोग हुआ। बहरहाल विषय छोड़िए, हम हृदय से अभिनंदन है, मातृशक्ति हैं, जीती हैं। लेकिन
मैं पुनः पूरे डंके की चोट पर कहना चाहूंगा कि जितने तरीके का हथकंडा वहां अपनाया गया वह लोकतंत्र को शर्मसार भी करता है। जीत गई, जगन्नाथ महतो जी को श्रद्धांजलि है और भारतीय जनता पार्टी और हमारा जो घटक दल है, ये सहयोगी दल, ये मानता है कि झारखंड का निर्माण स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के संकल्पों से हुआ है और इसका विकास भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। आने वाला चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने सहयोगी दलों के साथ यहाँ आएगी। क्या सबक रहा आजसू और बीजेपी के लिए ये चुनाव, क्या देकर गया? जीत तो मिली नहीं। सबक हमारे लिए कुछ रणनीति में कमी हो सकती है, राजनीति में रणनीति काम करता है, लेकिन मैंने कहा कि भारतीय जनमानस भावनात्मक होता है। वो दिवंगत नेता थे, वातावरण और वायुमंडल वैसा बन चुका था, फिर भी हमारे नेताओं ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है और हम जीत के कगार पर नेक टू नेक जो 50,000 का ख्वाब लोग देख रहे थे, लाकर हमने 15,000 पर रोक दिया। यही हमारी जीत है। चलिए, ये फासला जीत है राजा जी, ये फासला जीत है। जो कह रहे थे कि 50,000 से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज की जाएगी, लेकिन ये 15,000 पर आकर सिमट गया। जीत जीत होती है, आप एक रन से हारे या एक रन से जीते। राजा जी कुछ कहना चाहिए? मैं शुरू में बोला, मैं रिपीट करता हूँ, नमन वहाँ की जनता को जिन्होंने स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी नहीं, हार और जीत का फासला इस बार कम कर दिया, वो कह रहे हैं बीजेपी कह रही है। बढ़िया है, भगवान करे ऐसे ही फासला हर जगह ही नहीं मिले। हम इन्हें शुभकामना देते हैं और ठीक है, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन मुझे पता था, मैंने आपके चैनल कुछ देर पहले ही बोला था कि हमारी जीत होने वाली है। वहाँ की जनता ने इंडिया के विचारधारा को, उनकी सोच को और स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जी के कार्यों को सम्मान दिया और उनके परिवार को मौका दिया। और मैं निश्चित रूप से मेरा मानना है कि जो 1 साल उनको मौका मिलेंगे, ऐसे काम करेंगे, INDI के लिए ये बूस्टर डोज होगा। बिल्कुल 2024 के लिए नया गठबंधन बना, पहला चुनाव था, बाबूलाल मरांडी जी कुतुब मीनार से कूदने के बाद फिर से वापस आ गए थे, तो उसके बाद ये जीत बड़ी बात है। हाँ, बोलिए की हवा स्टालिन ने निकाल दिया है। स्टालिन ने जो बयान दिया है वो आने वाला सभी चुनावों के लिए देखिएगा, वो बहुत बड़ा एक दवा का काम करने वाला है। अभी तक इनके किसी बड़े नेताओं का कोई खंडन नहीं आया, ये दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन क्या सिर्फ धर्म ही एक मुद्दा है सर? घूमने के लिए उनको पता भी नहीं होगा। मुझे ये बताइए, आप दोनों से, अविनेश जी और आपसे भी मनोज जी, क्या सिर्फ धर्म ही एक मुद्दा है जिस पर जनता वोट करने आएगी 2024 में? या विधानसभा हो या लोकसभा हो, स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो भी कहा, क्या उसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं? आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे को लोग देख रहे हैं, मार दिया गया। हिंदू सनातन संतों को महाराष्ट्र में खदेड़ खदेड़ हो सकता है, कई ऐसी पैदाइश की पहले की हिंदू सनातन धर्म है, उसको कोई ये एक मुद्दा हो सकता है सर, ये एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन क्या देश में, हमारे राज्य में मुद्दों की कमी है कि सिर्फ लोग स्टालिन के जो शब्द थे उसी मुद्दे पर आएंगे वोट करने, ईवीएम का बटन दबाने? मुझे ये बताइए। मैडम, इतना हिंदू धर्म कमजोर नहीं है, बड़े बड़े लोग आए और चले गए। सनातन धर्म का अपना इतिहास है और हम लोग उस धर्म को मानने वाले कहीं नहीं जाने वाला। आप लोगों की चुप्पी भी बहुत सवाल खड़ी करती है। जवाब दे, आप लोगों की चुप्पी भी बहुत सवाल खड़ी करती है। कैसे आ जाए उसी पर ये रुके हुए हैं। मुझे इससे हिमाचल में, लेकिन वो चुनाव हमने जीता। देखिए, मुझे कोई ऐतराज नहीं, बाकी धर्मों को लेकर, अगर बाकी धर्मों को लेकर कोई कुछ भी कहे तो पूरा हंगामा बखेड़ा खड़ा होता है, अल्पसंख्यकों की बात होती है, फलाने की बात होती है, लेकिन इस मुद्दे पर आपकी तरफ से कोई भी नुमाइंदा सामने नहीं आया। मैं आपको बयान दे रहा हूँ, मैं बड़े लोगों का नहीं जानता कि सनातन धर्म किसी के बोलने से कुछ एक बाल बाका नहीं होना और उनकी व्यक्तिगत सोच देनी चाहिए, किसी को भी कुछ भी बोलने की सोच होनी उनकी होगी। लेकिन हमारा ये मानना है, विश्वास कीजिए, बड़े बड़े लोग आए गए, बहुत अंग्रेजों ने शासन किया, बहुत मुगल आक्रमण हुए, लेकिन हिंदू धर्म रहेगा, उसके लिए आप निश्चित रहिए। लेकिन राजनीति का मामला नहीं है। आज भी बेरोजगारी, महिला का सम्मान, सीमा पे सुरक्षा, चाइना गांव बना ली, उस पर बोलिए, मणिपुर पे बोलिए, ब्रजभूषण क्यों गुम रहे उस पर बोलिए, संगर कहां इस पर बोलिए, राजस्थान पे भी बोलिए सर, बिल्कुल राजस्थान में भी बोलिए, बंगाल पे भी बोलिए, जहां पर भी इस तरह की घटना हो वहां हमारे मुख्यमंत्री ने बोला और सजा भी दिलाया। लेकिन जहां सजा नहीं मिल रही वहां बोला जा रहा है। मनोज जी, घटना को नहीं रोक सकते, लेकिन घटना करने वालों को उनको बताना पड़ेगा कि अगर ऐसी घटना जो करता है उनको सजा मिलेगा। इसको बोलते हैं गवर्नर। मनोज जी, मुद्दों की कमी है, इसलिए आप बीजेपी के साथ हो लिए कि बीजेपी के पास तो एक रटा रटाया मुद्दा धर्म का है ही, साथ हो लेते हैं,
चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। आरती जी ऐसा है कि आपके पास अपना मुद्दा कहाँ है? आपका प्रश्न ही गलत है। मैं आप ही को नहीं, मेरा प्रश्न इसलिए गलत नहीं है सर। मैं आपके प्रश्न को इसलिए गलत कर रहा हूँ आरती जी कि आपने एक बड़ा गंभीर प्रश्न बड़े हल्के में पूछ दिया कि क्या बीजेपी के पास धर्म का ही एक मुद्दा है? हाँ। स्टालिन से सनातन को खतरा हो गया। आप ये समझती हैं कि आपको इस सनातन के खिलाफ स्टालिन बोला? मैं चुनौती देता हूं कि अगर किसी भी राजनीतिक दल या वैचारिक लोग किसी अन्य धर्म के बारे में बोल के देख ले, क्या सनातन इतना कमजोर हो गया है? मैंने कहा, मैं कह रहा हूं क्या सनातन इतना, तो फिर आपको डिफेंड करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल मैं डिफेंड इसलिए नहीं करूंगी कि एक ही लाइन में ये कह दिया गया ना कि इस मुद्दे को, स्टालिन के मुद्दे को लेकर जनता आएगी। ये क्या बात हुआ? सिर्फ स्टालिन का ही मुद्दा है? डेंगू बोल रहे हैं, मलेरिया बोल रहे हैं, कोड़ बोल रहे हैं, HIV बोल रहे हैं। मुझे ये बताइए, मैंने सवाल क्यों उठाया मनोज जी? मैंने सवाल इसलिए उठाया कि क्या सिर्फ स्टालिन ही एक मुद्दा है हमारे देश में? ये वैचारिक आघात है, ये मुद्दा नहीं है। किसी को भी व्यक्तिगत तौर पर कुछ बोलने की छूट नहीं मिलनी चाहिए। कहाँ से व्यक्तिगत तौर पर छूट है? तो दूसरे के बारे में बोल के देखिए आप। उस व्यक्ति का अपना है, हो सकता है हिंदू धर्म का, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि आपकी चुप्पी क्यों है? आपने मेरा बात सुना, मैं फिर बोलता हूँ, ये वैचारिक आघात है। किसी एक व्यक्ति की क्षमता नहीं कि सनातन धर्म के बारे में बोल दे, कुछ उनको बिगाड़ ले। बोलने में किसी को कोई रोक नहीं है, लोकतंत्र लोग बोलते हैं, लेकिन सनातन धर्म आपने पे कहा कुछ कि नहीं मेरा बिगाड़ सकता। सवाल गलत था कि क्या स्टालिन और धर्मी मुद्दा है। आज उसके पास क्या मुद्दा है? कहा कि क्या बीजेपी के पास यही मुद्दा है? हाँ बिल्कुल, मैं अभी भी अपनी बात पर अड़ी हूँ। मैं मुद्दा की बात ही नहीं करूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये सनातन विचार पर हमला है। हमला है, लेकिन ये क्यों कहा गया? अभी आपके साथ बैठे हैं ना मैं विरोध नहीं करूँगा। नहीं, वो उन्होंने कहा कि स्टालिन के मुद्दे को देश भर में देखा जा रहा है। लगता है कि एक व्यक्ति धर्म का कुछ बिगाड़ सकता है? एक मुद्दा देखा है, जाना चाहिए, इसलिए देखा जाना सिर्फ एक धर्म मुद्दा है, इसलिए देखा मुझे हाँ या ना में जवाब दीजिए। सिर्फ धर्म एक मुद्दा है? मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं, पहले मुझे हाँ या ना बताइए। सिर्फ धर्म एक मुद्दा है या नहीं है? क्या चीज का? सिर्फ ये वैचारिक पूरे मुद्दा, देश में क्या धर्म ये एक वैचारिक मुद्दा है, विश्वास अगर वैचारिक मुद्दा ये बीजेपी का मुद्दा है, आप ये कह रहे हैं बीजेपी का मुद्दा बीजेपी, ठीक है, बीजेपी का मुद्दा इसलिए आपने बना दिया। मैं ये जानती हूँ कि आजसू के पास क्या मुद्दा है। अगर मैं पूछने आऊँ एक झारखंडी होने के नाते, आजसू के पास क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? मैं आपको बता रहा हूँ, नहीं सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आपने कहा कि ये धार्मिक मुद्दा है, मैं कह रहा हूँ कि वैचारिक मुद्दा है। वैचारिक मुद्दे पर किसी भी व्यक्ति ने ये मुंह नहीं खोले, मैंने मुंह खोल दिया तो मेरे लिए मुद्दा हो गया? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप कैसे कह रही कि आपका बीजेपी के पास मैंने तो ये कहा आपसे, अभी भी मैं पूछती हूँ कि आप बीजेपी के साथ होलिए। बीजेपी ये कह रही है कि स्टालिन के मुद्दे को देश भर देख रहा है और उस पर आएगा वो बिल्कुल फैसला सुनाएगी। तो मैंने इसलिए पूछा कि क्या सिर्फ धर्म एक मुद्दा है जिस पर जनता वोट करने आएगी? इसलिए बीजेपी देख रही है क्योंकि आप नहीं देख रहे, आप विदेश चल दिए, इसलिए देख रही है कि जब चुनाव आएगा तो जनेऊ पहन लीजिएगा और उसके बाद जाकर के भीतर में आजसू का अपना क्या है? आप एक दिन आपने वीडियो देखा, आप प्रियंका गांधी बोल रही है कि लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। चलिए, वो वैचारिक मुद्दा था। आप दोनों जो आपके साथ बैठे हैं, मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि आजसू का क्या मुद्दा है? आप बताइए, आजसू का क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा? किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगे? जब ये बीजेपी अगर जाएगी धर्म के मुद्दे को लेकर, स्टालिन के मुद्दे को लेकर, आजसू किन मुद्दों के साथ जाएगी? धर्म हमारा मुद्दा नहीं है मैडम। बीजेपी की भारतीय जनता पार्टी का विकास का पूरा उठा देख लीजिए ना। हमारे साथ चंद्रायन पर पहुंचा, सूर्यान हमने भेजा है। देश का आंतरिक सुरक्षा, देश का राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रति व्यक्ति आए देखिए हमारा जो महंगाई दर था, आज क्या स्थिति है देश का? महंगाई दर आज 5वां, मत बोलिए 11% मनमोहन सिंह की सरकार में। सर, हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं। हम आज हमारी अर्थव्यवस्था 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व स्तर पर। कल रुपया सबसे निचले बांग्लादेश से आज 370 धारा हटा, कश्मीर को जाकर देख लीजिए किस तरीके से जम्मू कश्मीर में आप देखिए 32,000 लोगों की हत्या हुई थी वहाँ। ग्रोथ रेट क्या है बांग्लादेश का? आप देखिए, आप बताइए। नहीं, अगर आप हमसे सवाल कर रहे हैं तो पहले आपको मेरा जवाब देना होगा कि आप नहीं, अभी तक मेरे 3 सवालों में से किसी ने जवाब नहीं दिया है। डॉलर के मुकाबले अगर मुझे नहीं मालूम रुपए का वैल्यू था। अगर नहीं सर, ऐसे नहीं महंगाई 400 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए का हो चुका है। अगर 3 बार अगर आपने जवाब नहीं दिया तो मैं आपके सवाल का जवाब क्यों दूं? अगर मैं हमने बताया जाकर
अगर मैं यहाँ पूछ रही हूँ, रुपया मोदी जी ने भरा है जाकर। मोदी जी ने घर से लाकर बिल्कुल नहीं, मैं जवाब दूंगी, मैं आपके हर सवाल का जवाब। पहले आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि बीजेपी के साथ अगर आजसू गया है तो आजसू के पास अपना मुद्दा क्या है? आजसू के पास बीजेपी के साथ आप और हमारे बताइए साथ मुझे। मिल करके जो है इस राज्य में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, जो क्या, लूट किस हो रही है, भ्रष्टाचार की इसके बात आप खिलाफ कर रहे जो है, हैं? इसके खिलाफ हम उसके साथ मिलकर लड़ेंगे, इस सरकार के खिलाफ लड़ेंगे। नहीं, किस भ्रष्टाचार की आप बात कर रहे हैं? क्या रघुवर दास के लिए आपने बात क्यों नहीं की? जब आप अभी हेमंत सोरेन सरकार की बात कर रहे हैं, सरयू राय को सुनिए, वो कह रहे हैं कि जब उसी चीज के लिए ईडी इतनी कार्रवाई कर रही है, 2015 के लिए कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो आप उस पर क्या कहेंगे? 2015 के लिए उन पर क्या आरोप है? कौन सा आरोप है? हाथी उड़ गया सर। हाथी उड़ गया, ये एफआईआर है, किसके खिलाफ है, कौन सा केस दर्ज है, आप बताइए अब तो ना मुझे। एसीबी के भी आदेश दे दिए गए हैं सरकार की तरफ से, बाकी दूसरे तो मामलों में सरकार जांच कर रही है ना, कार्रवाई करने माननीय से सरयू पहले। राय जी, देखिए, आप आपके अपना सरकार ये में मंत्री इसलिए- है। आरती जी, आप इस चीज से मत कहिए हाथी उड़ रहा है। हाँ। तो हाथी उड़ने का मुकदमा आपने दर्ज किया, आपके एजेंसी जांच कर रही है, तो क्यों नहीं उनको उठा करके सम्मान कर रही है, उनको बुला करके जेल भेज रही है? नहीं तो कौन रोका हुआ है आपको? आप अगर दूसरे के बारे में अगर सवाल उठाएंगे तो आपसे भी कोई सवाल पूछेगा ना तो सर। मैं तो बता रहा हूं कि अगर मेरे पास अगर सबूत है तो आप लाइए, हम तो बुला रहे हैं, आप नहीं आ रहे हैं। हमारे यहाँ पता है जीडीपी का रेट क्या है इंडिया में? आप लोग जो ये सर जीडीपी रेट क्या है हमारा भारत देश का, पता है आपको? अरे 11% अभी महंगाई दर 11% था ना जब अभी क्या है यूपीए की 2023 सरकार में क्या है? 6.7 मैं फिर 57 बता रहा से हूँ कि बढ़कर कल 7 रुपए होते रहता है, 6, 7, अपने 6, 7 न्यूनतम होते रेट रहता में थी। बार बार इस बात को मत बोलिए आप। आपको पता है सर, जब हम आर्थिक विकास दर की बात करते हैं ना, तो सिर्फ ऊपर के लेयर को मत देखिए, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है ना, जरा उनसे जाकर पूछिए कि इस आर्थिक विकास का दर का प्रभाव उन पर कितना पड़ा है। अगर 7% बांग्लादेश का भी उसकी भी जीडीपी है ना, तो आपको भी ये सोचना पड़ेगा कि हम किस ये पर जा रहे हैं। हम चंद्रयान लॉन्च कर रहे हैं, हम वहां पहुंच चुके हैं चंद्रमा पर, हम सूरज के लिए अब पूरी स्टडी खुद करने वाले हैं। आप सोचिए कि हम सूर्य को अब अध्ययन करने वाले हैं, लेकिन उसके बीच इन सब छोटी छोटी बातों को लेकर हम ये सोचते हैं क्या मुद्दों की कमी है हमारे देश जब में? विश्व के अरे परिप्रेक्ष्य भाई। में जब देखिएगा तो आपका देश बहुत ही कुशल नेतृत्व में सिर्फ है। इसी बात से खुश हो लेना बहुत बड़ी बात कुछ है। नहीं है। भाई, पूरा आप देखिए, आंख लखनऊ में मत मैडम लूटिए। सब चीज आप- इसी आप- सोच आप- के साथ, एक इसी मिनट, कारण एक इसरो की मिनट, स्थापना एक नेहरू जी ने मिनट, की एक थी। मिनट। जी, आरती जी, आंख मूंद लेने से जो है अंधेरा नहीं हो जाता। बिल्कुल नहीं होता है मैं सर, कह रहा मानती हूँ हूँ कि मैं। दुनिया को परिप्रेक्ष्य को आप यहाँ रख के बोलिएगा कि उनसे दिखाने से क्या होता है। दुनिया को देखना पड़ेगा, ये ग्लोबल दुनिया है। आज के तारीख में एक देश अब देश नहीं रह गया, दुनिया मुट्ठी में मैं है। मानती हूँ। आप दुनिया के आप स्टूडियो में बैठिए, आप लोगों के पास तमाम रिसर्च होते हैं, आप मीडिया को जानकारी भी होती है। आप दुनिया की महंगाई जब उठा के देखिएगा तो बड़ी बड़ी हस्तियां फेल हो गई। कोरोना काल में वो लोग गिड़गिड़ाने लगे जो अपने को महाशक्ति कहते थे, और हमने अपने हर जनता के दरवाजे में कोविड जो है आप वैक्सीन मुझे ये बनाया। बताइए कि पहली दफा जब 5 साल का टेन्योर पूरा किया मोदी सरकार ने, उन्होंने वायदा किया लाल किले से कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो 11% से भी ऊपर जाएगी, जो जीडीपी रेट है वो 11% से, और अभी भी हम 7-8 में उलझे हैं। 7.8 मैं बता रहा हूँ, 7.8। अगर और 7% बांग्लादेश। आज पूरी दुनिया को सुनिए ना, आप पहले- 7% आप बांग्लादेश को लेकर मत बीजिए, वो फॉल्स इंडेक्स हो सकता है। पहले जो मैं कह रहा हूँ सुनिए, पूरी दुनिया 5.5। आप जो इंडेक्स दे रहे हैं वो ऑथेंटिक है। फॉल्स इंडेक्स। आप जो बता रहे हैं 7.8 वो ऑथेंटिक है। इसलिए कि अभी एक बीबीसी ने हंगर इंडेक्स जारी किया, अभी हिडेनबर्ग ने जाके अडानी के खिलाफ एक रिपोर्ट जारी किया, अभी राहुल गांधी जी 5 को फोटो दिखा रहे थे 4 दिन पहले प्रेस में आकर के कि टाइम्स ऑफ इंडिया और ऑब्जर्वर और अगर उन्हीं एजेंसियों की तरफ से अगर 6.9 और 7 कुछ किया गया है बांग्लादेश का, तो ये गलत है। आरती जी, इसका अध्ययन कर लीजिए। मैं ये भी मेरा रिपोर्ट नहीं है और ये मीडिया ठीक रिपोर्ट है, नहीं है, ठीक ये है। 7.8 कैग की रिपोर्ट है। और आज पूरी दुनिया को अगर आप देखिएगा तो उसकी जीडीपी किसी का 5.5, किसी का 6.5, किसी का 2, किसी का 4, किसी का 6। अमेरिका भी 5.3 जो है जीडीपी पे चल रहा है। आज हिंदुस्तान जो है सबसे दुनिया में सबसे ग्रो जीडीपी के आधार पर चल रहा है। यह हमको और आपको गर्वान्वित होने की बात है। आप जो निचले स्तर पर देख रही हैं वो मोदी जैसे नेतृत्व है, कुशल नेतृत्व है, जिसका राष्ट्रवाद भी मजबूत है और पहले आर्थिक गरीब लोग मोर्चे पर बोलते भी थे मजबूत कि दाल रोटी खाए और गुजारा इतने कर लेते मजबूत है, 200 रुपए के लिए दाल इतने हो गया है। मजबूत है कि दुनिया के तमाम 400 लोग का सिलेंडर 1200 रुपए पहुंचा दिया। जीडीपी सुनिए, सुनिए, एक मिनट। अच्छा नहीं, आप कंप्लीट कर बहुत लीजिए। गंभीर बात हाँ, नहीं कर नहीं, रहे आप हैं। कंप्लीट करिए सर, सुनेंगे बहुत गंभीर आप। बात कर हाँ रहे हाँ, हैं। बताइए बताइए। जिस दिन आप बीजेपी का कोरोना और जिस दिन ये अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी और क्या कहते हैं अखिलेश यादव मजाक उड़ा रहे थे कोरोना वैक्सीन का, वो मोदी जी
हर घर में कोरोना, पूरी दुनिया इस पे चकित रह गई कि हिंदुस्तान इतना आगे कैसे चला गया। आप साउथ पोल पर चंद्रयान उतार करके रसिया जैसा देश इस पे पीछे चल गया, पूरी दुनिया का पहला आदमी बन गया। इस पे गौरव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल पूरे देश को गौरव है। इस पे गौरव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? कि पूर्व प्रधानमंत्री कौन गौरव नहीं कर रहा, मुझे ये बताइए, किसे गौरव नहीं है सर? हमें है, हम जैसे तमाम भारतवासियों बांग्लादेश को से है पीछे गौरव। कर दी। लेकिन जो बांग्लादेश को अगर हम 15 दिन चावल नहीं भेजे तो ये उसके घरों में तस्वीर आप चूल्हा देख नहीं सकते हैं, जलेगा। हम ये चर्चा जारी रखेंगे। तस्वीर देखिए, ये जेएमएम की बेबी देवी विक्टर ऐसी साइन दिखा रही हैं, वो जीत चुकी हैं, जनता का आभार व्यक्त करने पहुंची हैं। 2 मिनट रुकिए सर, ये कंप्लीट होने दीजिए, लोगों को भी पता चले कि हमारी जीडीपी कितनी है, हम किस हालात में जी रहे हैं। और मोदी जी अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर सिर्फ स्टालिन के मुद्दे को लेकर सिर्फ स्टालिन को मुद्दा बनाया जाता है तो इसे क्या कहा जाएगा? बांग्लादेश को आप उदाहरण दे रहे हैं ना, 15 दिन चावल देना अगर बंद कर देंगे तो चूल्हा नहीं जलेगा। आप उस बांग्लादेश की जीडीपी को हिंदुस्तान से ज्यादा बता रहे तो हैं। बांग्लादेश से आप कंपेयर इसलिए किया जा रहा ना सर, वो 7% पर है और हम सिर्फ 8% पे। क्या फर्क है हम में और उसमें? उसका कारण भाई है, विश्व का 5वां अर्थव्यवस्था उसका भारत कैसे बन गया? बिल्कुल है, उसका कारण मानती है। हूं मैं, कैसे बन गया? लेकिन महंगाई, अरे डोनेशन पर चलने वाला मैंने ब्याज मैंने जो तो है, उन सब बातों लोगों का का क्रय जिक्र शक्ति ही भी नहीं तो किया। देखिए बढ़ा है कि नहीं? अविनेश जी, 15 अगस्त के पहले नहीं, मनोज जी, मेरी एक बात सिर्फ सुन लीजिए। एक बात का नहीं, जवाब हम आप सुन दोनों लीजिए। मेरी एक बात सिर्फ एक बात आप सुन लीजिए, मैं कहना, उसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मुझे ये बताइए कि मैंने क्या अर्थव्यवस्था पे बात की, मैंने क्या दूसरे मुद्दों पर बात की? महंगाई को भी नहीं छुआ मैंने सिर्फ ये कहा कि इन्होंने कहा कि स्टालिन के बात को पूरा देश देख रहा है और जनता इसका जवाब देगी। बिल्कुल देख रहा है। मेरा सवाल सिर्फ ये था कि क्या देश में सिर्फ धर्म ही एक मुद्दा है जिस पर जनता वोट करने धर्म और आएगी? मेरा राजनीति बस एक को ये बस सवाल मैं था। अब इसको क्लियर कर दूं। हाँ, बिल्कुल। धर्म और राजनीति जीवन के 2 अंग है, इसको अलग अलग नहीं किया जा सकता, पहली बात। दूसरा बात कि सनातन मेरा अहंकार है, उस पर चोट होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा। जिन लोगों को तुष्टिकरण करना है आपका नहीं, सबका अधिकार है। जो भी सनातन धर्म के मानने वाले हिंदू लोग हैं, सबको अपने धर्म का अधिकार है, उस देश से अभिमान है। पिकनिक मैं भी अपने धर्म में अभिमान करता हूं। कौन सा नहीं बात कर रहे हैं आप? सुनिए ना, अरे क्रिश्चियन अपने धर्म पे मान। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।